थैंक यू सो मच, प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार कर्नाटका। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। कैसा लगा विजय रथ में आके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे सही बात यह है कि विजय रथ का कोई प्रोग्राम कर्नाटक का नहीं था और हमारे सभी लीडर्स मुझे कह रहे थे कि सर अभी आप कर्नाटक मत जाओ, एक साल बाद जाना, हम बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, बड़ी भीड़ आएगी, 2000 लोग, 5000, 10,000 लोग हम बुलाएंगे, तब आप आना। मैंने खुद उनको बोला नहीं, कर्नाटक का विजय रथ करो। तो उन्होंने बोला सर मुश्किल से 1200-1500 लोग आएंगे, आपका जाने में मजा नहीं आएगा। मैंने कहा ये साउथ इंडिया के लोग हैं, ये 15 लाख की ताकत रखते हैं। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा साउथ इंडिया हमेशा से समर्थ रहा है, लिटरेट रहा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर यहां पर होते हैं, समर्थ लोग भी यहां पर होते हैं और समझदार लोग भी यहां पर होते हैं। साउथ इंडिया सही मायने में भारत का बहुमूल्य रत्न है, बहुमूल्य रत्न साउथ इंडिया। आज भी आप देखते होंगे दुनिया में सबसे ज्यादा कोई डिश खाई जाती है तो डोसा खाया जाता है ना, इडली खाई जाती है। ये लोगों के, और वो इतना हेल्दी खाना होता है जो शरीर को नुकसान नहीं करता। तो ये लोग पहले से ही बहुत समझदार हैं और सही काम में ये हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गलत काम ये लोग करते नहीं और सही काम ये लोग छोड़ते नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, अभी कुछ दिनों पहले मुझे तमिलनाडु में बुलाया गया था। तमिलनाडु की टीम कमाल कर रही है, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आज तक कहता ही था कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं। आज कन्याकुमारी का अचीवर यहां पर आया, मैं बैठा बैठा सुन रहा था, मैंने कहा अब सच हो गया है, अब एसलीपीएस कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। पहली बार कितने लोग आए हैं? फर्स्ट टाइम काफी लोग हैं। देखिए, आपका दूर दूर से आना, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना, समय देना अपना। आज भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है, चैंपियनशिप आईसीआईसी। उसके बाद अगर आप लोग अपने घरों से निकल के इस प्रोग्राम में आए हो तो जरूर आप लोग कुछ अलग हो और कुछ जीवन में करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, बशर्ते आप यहां से मोटिवेट होके मत जाना, आप समझ के जाना। आपका समझना जरूरी है। मोटिवेशन क्षणिक होता है, 2-4 घंटे का होता है। और मैं अभी तो हिंदी में ही बात कर पाऊंगा, जब आप लोग बढ़िया धंधा करोगे तो मैं कन्नड़ भी सीख लूंगा, फिर कन्नड़ में बात करूंगा। अभी मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। हम ये इंडस्ट्री जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों के परसेप्शन हमेशा नेगेटिव रहे, सही नहीं रहे। ऊपर से लेके नीचे तक जिससे बात करो, डायरेक्ट सेलिंग कर ले, क्यों कर लूं, अरे ये तो वो काम है, फलाना है, बेकार का काम है। क्यों? क्योंकि सही डायरेक्ट सेलिंग आप समझ नहीं पाए और सही डायरेक्ट सेलिंग करने का आपको मौका भी नहीं मिला। आज देश समझ रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल यूट्यूब का जमाना है, व्यक्ति कुछ भी खोल के कुछ भी देख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है।
आज गांव के आखिरी आदमी के पास भी मोबाइल फोन है, वो भी देख रहा है कि दुनिया कैसे चल रही है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाहता हूं व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। मुझे नहीं समझाना आप काम करें नहीं करें, बिजनेस करें नहीं करें, ये प्रोडक्ट बेचे नहीं बेचे, किसी को समझाएं नहीं समझाएं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह समझाना चाहता हूं व्हाट इज रियल इथिकल ट्रांसपेरेंट डायरेक्ट सेलिंग। और वो मैं इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि बहुत जरूरत है इस देश को, इस इंडस्ट्री की बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस कंट्री के हर एक युवा को इस इंडस्ट्री की। और ये इंडस्ट्री जो रोल आपकी जिंदगी में निभा सकती है, दूसरा कोई काम पृथ्वी पे नहीं बना जो वो रोल निभा के आपको इकोनॉमिकली पावरफुल कर सके, आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति आपको दे सके। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, क्या होता है ये व्यापार, क्यों करते हैं इस व्यापार को, ये बना कैसे, किसके लिए बना। क्योंकि जो आप पिछले 29 साल से देख रहे हो, लोग आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, एक कंपनी आती है, दूसरी चली जाती है, फिर एक आती है, फिर चली जाती है, कोई प्रोडक्ट बेच के चला जाता है, आपको चिपका के चला जाता है, प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होता, प्रोडक्ट में पैसा भी चला जाता है, वो घर में यूज भी नहीं होता, फिर आपको लगता है बकवास काम है। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ है इस देश को 29 साल में, नेगेटिव एक्सपीरियंस, जो कि बहुत पॉजिटिव होना चाहिए था। जिस तरह ये इंडस्ट्री बनी थी, सही तरीके से चलती तो बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए था। वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव ना होके एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ। इसलिए आज समाज के लोग जब इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं तो मजे लेते, अरे ये वही है, वही कंपनी वाले हैं, वही समझा रहे होंगे। नहीं, मैं आज आपको बताता हूं व्हाट इज इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आज नहीं बनी, डायरेक्ट सेलिंग 1895 में बनी थी। 1895 में अमेरिका में एक कंपनी बनी एवोन, और उसने स्किन के प्रोडक्ट बनाए और वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचे। और वो कंपनी आज 1895 में, आज 2025 है, 130 साल से चल रही है। 130 इयर्स की उसकी लाइफ है, उम्र हो चुकी है 130 साल। और वो कंपनी स्किन के टॉप क्लास प्रोडक्ट बनाती है, टॉप क्लास। क्यों आई वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में मालूम है? वो इसलिए आई कि जब भी आप कोई बेहतर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे, आप प्रोडक्ट बनाने में दुनिया भर के लोग मास्टरी रखते हैं, बहुत लोग एक्सपीरियंस रखते हैं अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा बनाकर बेचा नहीं जाता। और प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, अगर वो बिकेगा नहीं तो उसे बनाने का कोई फायदा नहीं। आई एम राइट और रॉन्ग, यस और नो? तो जब भी इस सोसाइटी के अंदर कोई भी इनोवेशन होती है, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो ये सोचा जाता है कि इसको बेचा जाए, तो कैसे बेचा जाए। तो पहले जमाने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम था, आपको याद होगा उस समय में 1895 में संसाधन कम होते थे, पैसा भी इकोनॉमिकली लोग इतने साउंड नहीं होते थे। तो अच्छा प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट जब पहले से जो बेचा जाता है, वो अपना ओन फ्रेंचाइजी स्टोर खोल के बेचा जाता है। चाहे आज आप नाइक के जूते देख लो, एडिडास के जूते देख लो, लिवाइस की जींस देख लो, पेप्पे जींस देख लो, जो भी ब्रांड कंपनी है जिनके क्वालिटी प्रोडक्ट है, बेहतर प्रोडक्ट है, वो अपना शोरूम बना के बेचते हैं। अब इसमें हमारे लोग जो देसी लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे, वो कहते हैं अरे यार ये इतना शोरूम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन्हें अपना माल बेचना है, महंगा बेचना है। नहीं सर, कोई भी कंज्यूमर इतना बेवकूफ नहीं है। वो महंगा माल जब ही खरीदता है जब उस महंगे माल में वर्थ होता है। एडिडास का जूता 5 साल में टूटता है, 3 साल में टूटता है, लोकल जूता 6 महीने में टूट जाता है। राइट और रॉन्ग, यस और नो? गलत है, सही है? तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए दुनिया तैयार है, बना सकती है, पर बेचने के तरीका एक ही है कि अपना स्टोर खोला जाए। और अपना स्टोर खोलने की क्षमताएं, इकोनॉमिकल पावर हर व्यक्ति में नहीं होती कि एक बेंगलोर में स्टोर हो, एक लंदन में हो, एक मुंबई में हो, एक चंडीगढ़ में हो। आदमी प्रोडक्ट बना सकता है, पर इतने सारे स्टोर खोलना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालना, उतनी सैलरी देना, उतने मुलाजिम रखना किसी के बस की बात नहीं है। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज मींस कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं बेहतर, मैं बना नहीं पाता, मैं डरता हूं यार प्रोडक्ट अच्छा बनाऊंगा तो अच्छा पैसा लगेगा, अच्छा रॉ मटेरियल लगेगा, अच्छी हब्स लगेंगी,
और अब ये बनेगा महंगा, तो बेचने के लिए मुझे अपना स्टोर खोलना पड़ेगा। क्यों? जो बाजार का दुकानदार है वो मेरा प्रोडक्ट रखना पसंद नहीं करता। वो कहता है भाई साहब आपका पेस्ट 217 रुपए का है, मेरे पास जितनी कंपनी के पेस्ट हैं वो 60, 65, 70 रुपए के हैं, और वो कंपनियां भी मुझे 10% मार्जिन दे रही हैं, और आप भी 200 रुपए के पेस्ट में 10% मार्जिन दे रहे हो। आप ये बताओ, मेरे पास 15 कंपनी 70 रुपए का पेस्ट बेच रही है, आपके पेस्ट में चाहे दुनिया के सबसे बेहतर मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं 217 का नहीं बेचूंगा। तो क्या होगा? मैं एज ए बिजनेसमैन कॉम्प्रोमाइज हो जाऊंगा, प्राइस वार में फंस जाऊंगा कि यार छोड़, अब ये अच्छा प्रोडक्ट बनाते ही नहीं, हम भी वही कचरा बना देते हैं जो 70 रुपए में बिकता है। कॉम्प्रोमाइज क्यों हुआ मैं? क्योंकि प्राइस वार खड़ी हो गई। जो काउंटर मेरा प्रोडक्ट बेच सकते थे, उन काउंटरों ने मुझे मना कर दिया कि भाई आप जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, हम नहीं बेच सकते, हम तो वही प्रोडक्ट बेचेंगे जो मार्केट में सभी लोग उसी रेट पे बेच रहे हैं, वही रेट पे हम आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो होगा क्या? आज आप देखते हो जितने मर्जी प्रोडक्ट आप घर में यूज करते हो, जितने मर्जी शैम्पू यूज करते हो, जितनी मर्जी साबुन यूज करते हो, जितने मर्जी मसाले यूज करते हो, सब एक जैसे हैं। यस और नो? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि काउंटर क्वालिटी प्रोडक्ट रखेगा नहीं, फ्रेंचाइजी में अपनी खोल नहीं सकता। इस बात को सोचकर 1895 डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ कि यार एक ऐसा तरीका बनाते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट में R&D हुई है, रिसर्च हुई है, प्रोडक्ट में पैसा लगा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना है, प्रोडक्ट थोड़ा महंगा भी बेचना है, क्योंकि अच्छा बनेगा तो महंगा बनेगा, तो इसको काउंटर तो परचून के दुकानदार, जनरल स्टोर वाले बेचेंगे नहीं, मैं अपनी फ्रेंचाइजी खोल नहीं सकता। एक काम करते हैं, इसको आम जनता को देते हैं, कहते हैं इसको डायरेक्ट सेल करो। क्या करो? डायरेक्ट सेल करो। अब कैसे करो और कैसे हो जाएगी? क्योंकि आप किसी के घर पे जाओगे, उसको प्रोडक्ट ब्रीफ करोगे, बैठोगे, पढ़ के बताओगे, समझाओगे, देख इसमें ये डला है, इसमें ये नहीं डला, देख इसमें ये डला है, बाजार के प्रोडक्ट में ये नहीं डला, देख डेमो करोगे, टेस्ट कराओगे, यूज कराओगे। इसके लिए समय लगेगा। क्या कोई परचून का दुकानदार कभी किसी प्रोडक्ट का डेमो करता है? क्या कोई मेडिकल स्टोर वाला किसी प्रोडक्ट का डेमो करता है? क्या आपको आधा घंटा बैठ के प्रोडक्ट ब्रीफ करता है, इसमें ये लगा, ये लगा, ये फायदा है, ये नुकसान है, हाँ या ना? करता है क्या? कौन कर सकता था? एक व्यक्ति को कर सकता था, एक इंसान के घर जाके समझा सकता था। तब किसी ने दिमाग लगाया कि क्वालिटी प्रोडक्ट बिक तो सकता है बिना स्टोर खोले, सिर्फ उसे डायरेक्ट सेल्स में लाना होगा, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचना होगा। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री का जन्म ही हुआ है क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। मेरी बात बड़े ध्यान से सुन के जाना। आप बिजनेस करना ना करना, किसी के चक्कर में कभी फंसना मत। ये जो आप यहां देखते हो गाड़ी बंगला, ये बात की बात है। ये पैसा तो आप सीमेंट बेचोगे तो भी आएगा, सरिया बेचोगे तो भी आएगा, मिर्च बेचोगे तो भी आएगा, सब्जी बेचोगे तो भी आएगा, स्कूटर बेचोगे तो भी आएगा, मोबाइल बेचोगे तो भी आएगा, मोटरसाइकिल बेचोगे तो भी आएगा। पैसा सेकेंडरी है। उस पैसे को कमाने के लिए काम क्या हो रहा है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, मॉडल ऑफ वर्किंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद पैसा समझ में आता है। तो हकीकत में ये जो इंडस्ट्री बनी थी, डायरेक्ट सेलिंग बनी थी, या बनी हुई है, या आगे भी चलेगी, ये बनी ही दुनिया के सबसे बेहतर साइंटिफिक, क्लिनिकल स्टडीज, पेटेंट प्रोडक्ट, दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ था, ना कि सपने बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। मेरी बात समझ में आई? आज मैं इसका प्रमाण देता हूं। पूरे वर्ल्ड में आज यूएस की कुछ कंपनियां हैं, स्किन की कुछ कंपनियां हैं। अगर दुनिया में सबसे बेहतर स्किन के प्रोडक्ट कोई कंपनियां बना रही हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बना रही हैं। आप जाइए, बाजार के प्रोडक्ट लाइए, कंपेयर कीजिए। बाजार का प्रोडक्ट कचरा है, कूड़ा है, और डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट मिलेगा आपको। मेरी कंपनी का नहीं है, मैंने नहीं बनाया, पर मैं आपको बता रहा हूं जो सच है।
आज आप सप्लीमेंट की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, आप दुनिया भर की कंपनियां ब्रांड लगा के बेच रही है न्यूट्रा के प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल्स। आप एक कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से। अपनी कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनियां हैं, यूएस की कंपनियां हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते साहब। इतना गजब का रिजल्ट उन प्रोडक्टों के अंदर है, पेटेंट मॉलिक्यूल डालते हैं उनके अंदर, रिसर्च हुई है उनके ऊपर, क्लिनिकल स्टडीज हुई है उनके ऊपर, उनकी खुद की सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्फ साइंस है, सेल्फ साइंटिस्ट है, तब जाके प्रोडक्ट निकालते हैं। और मेरे भाई कारोबार की बात करूं तो 80,000 करोड़ का कारोबार एक ही कंपनी कर रही है न्यूट्रास्यूटिकल की, जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और सुनो, पूरी दुनिया को न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत क्यों है बॉडी में, ये बताने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और आज से नहीं, 1970 से चल रही है, 2025 है, 55 साल की उम्र हो चुकी है कंपनी की, कहीं नहीं गई। डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी प्रोडक्ट, हमें कंज्यूमर को खुश रखना है। कंज्यूमर खुश, डायरेक्ट सेलर खुश, कंपनी खुश। ये 55 साल क्यों चल रही है? ये 130 साल की उम्र कंपनी की कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि कंज्यूमर क्रिएट किया उन्होंने, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्रिएट किया उन्होंने, कंज्यूमर ने अंडरस्टैंड किया उनके प्रोडक्ट को। हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमें प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचकर उसका सेटिस्फैक्शन लेना है कि यस, मजा आ गया आपका प्रोडक्ट लेके। सर, आपका प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट बाजार में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बाजार की किसी दुकान पे ना मिले। राइट? आज 16 लाख करोड़ का व्यापार है ये, 16 लाख करोड़। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। 16 लाख करोड़ का व्यापार है वर्ल्ड वाइड। अमेरिका 3.5 लाख करोड़ का काम कर रहा है, चाइना 3 लाख करोड़ का काम कर रहा है, और भी कई कंट्री 1-2 लाख करोड़ का काम कर रही है। भारत 11वें नंबर पे आता है यहां पर, और सिर्फ 24,000 करोड़ का काम व्यापार भारत में होता है, सिर्फ 24,000 करोड़ का। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे देश में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा ही नहीं दिया गया, जो ट्रांसपेरेंट डायरेक्ट सेलिंग है उसको बढ़ावा ही नहीं दिया गया। हमारे यहां जिसका मर्जी हो कंपनी खोल लेता है, 4 प्रोडक्ट खरीदता है, उनको एक प्लान के साथ चिपकाता है और बेचने लग जाता है। ये 2 जोड़ेगा इतने मिलेंगे, 10 लाएगा इतने मिलेंगे। प्रोडक्ट कचरा हो, कुछ भी हो, काम का हो, कंज्यूमर नाराज हो जाए, अनसेटिस्फाइड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम बनाओ, लोग जोड़ो, लोग जोड़ो। अरे लोगों को मत जोड़ो, प्लान से मत जोड़ो। असली डायरेक्ट सेलिंग है लोगों को अपने प्रोडक्ट से जोड़ो। तो भारत में क्या हुआ पिछले 29 साल में? कुछ अच्छी कंपनियां काम करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ अच्छी कंपनियां चल रही हैं, हमारी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बाजार में चल रही हैं, पर 90% कंपनियां फ्रॉड आई, फ्रॉड। घटिया प्रोडक्ट लेके आई, आपको बेरोजगारी का फायदा उठाया, आपके इमोशंस का फायदा उठाया, आपके रिलेशन का फायदा उठाया, आपको बोला दे कितनी टीम बनाएगा तो ये मिलेगा, इतनी टीम बनाएगा तो ये मिलेगा, इतनी टीम बनाएगा तो ये मिलेगा। तू प्रोडक्ट के चक्कर में मत पड़, प्रोडक्ट तो बाजार में मिलता है, मैं अपॉर्चुनिटी बेच रहा हूं। अरे मेरे भाइयों, अपॉर्चुनिटी कब से बिकने लगी यार? प्रोडक्ट ही बिकता है, रिलायंस भी प्रोडक्ट बेचता है, टाटा भी बेचता है, बिरला भी बेचता है। ये ऐसे फ्रॉड लोग जो है, जिन्होंने 29 साल में मार्केट को गंदा कर दिया, जिससे आज देश का युवा या देश का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आगे पीछे होता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं। ये कारण आपका नहीं है, ये कारण जो यहां पर पिछले 29 साल जो कल्चर चला है, जो एटमॉस्फेयर बना है, उसकी वजह से है। लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से अब माहौल बदल चुका है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग का माहौल आ गया, अब ट्रांसपेरेंट डायरेक्ट सेलिंग का माहौल आ गया है। और माहौल शायद आप लोगों ने कल देखा भी होगा, देखा नहीं देखा? हाँ, देश की कितनी बड़ी हस्तियां आके बता रही हैं कि महिलाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा अवसर है। स्वरोजगार, सेल्फ डिपेंडेंसी, आर्थिक समृद्धि इस इंडस्ट्री से आ सकती है, पर आपको उसके लिए प्रोडक्ट क्या बेचना है, मुद्दा ये है। क्योंकि हमें लोगों को मूर्ख नहीं बनाना, हमें लालच से नहीं जोड़ना। तुझे 10 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे, अरे भाई जब प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें लोगों को जोड़ना है प्रोडक्ट से। अगर हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, मैं कह रहा हूं भाई साहब, बेचने जाना नहीं पड़ता, लोग ढूंढ के घर पे आएंगे। यार वो पेस्ट दे दे, वो तेरा तेल दे दे, यार डायबिटीज का प्रोडक्ट दे दे, यार लीवर का प्रोडक्ट दे दे, यार कफडोक दे दे, यार खांसी का प्रोडक्ट दे दे, ढूंढ के आएंगे लोग। इसे कहते हैं इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग।
अब बात करते हैं व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, समझ में आ गया? क्या है? बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग, ना कि कुछ भी उठा के बेच दो उसके लिए नहीं बनी थी डायरेक्ट सेलिंग, राइट? अब बात करते हैं व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। ये किसके लिए बना, ये आपको करना है या नहीं करना, ये फैसला आपको लेना है। आज हम सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या ये मानते हैं कि हम सब लोग लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से? यस और नो? यस और नो है या नहीं है? या तो हम लोअर मिडिल क्लास है, या मिडिल है, या अपर मिडिल है। हाई क्लास से तो नहीं बैठा कोई यहां पर मर्सिडीज का हेलीकॉप्टर का मालिक तो नहीं बैठा? बैठा है क्या कोई? नहीं बैठा ना? या कौन बैठा है? या एक वो व्यक्ति बैठा है जो हर रात सोचता है कि मेरे जीवन में कल कुछ बेहतर हो। कोई नौकरी कर रहा है तो सोच रहा है मेरा प्रमोशन हो जाए, कोई दुकान चला रहा है तो सोच रहा है मेरी दुकान चल जाए, कोई खेती कर रहा है तो सोच रहा है कि मेरी अच्छी फसल मिल जाए। हाँ या ना? जो आज यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनमें एक डिजायर है कुछ बेहतर जिंदगी में हो जाए। किराए का घर है तो मेरा घर हो जाए, बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अच्छे घर में पढ़ने लगे। हाँ या ना? यस और नो? वही बंदा बैठा है। अब ये जो कैटेगरी है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, भाइयों ये मेहनत में कमजोर नहीं है, काम करने की क्षमता इनमें कम नहीं है, पर आपको सही बात बताऊं, पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं बस ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, बेहतर हो जाए, लेकिन इनके लिए रास्ता नहीं है। इनके लिए इस सोसाइटी ने कोई काम नहीं बनाया। आपकी मेहनत पे पैसा नहीं मिलता आपको, आपकी एजुकेशन पे पैसा मिलता है आपको, आपके टैलेंट पे पैसा मिलता है आपको, आपके बैकग्राउंड पे पैसा मिलता है आपको। आई एम राइट और आई एम रॉन्ग? यस और नो? आपकी जरूरत क्या है किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप नौकरी मांगने जाओ, आप कहो कि मेरे घर में 50,000 में मेरा घर चलता है, वो कहेगा ओके दैट्स नॉट अ मैटर, प्लीज गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स, योर डिग्रीज, योर एक्सपीरियंस। उसके बाद वो आपको 20,000 दे, 25,000 दे, 50 दे, वो उसका लुकआउट है, पर आपकी प्रॉब्लम किसी का लुकआउट नहीं है। आपके बच्चे बीमार हैं, उनकी दवाइयां चाहिए, किसी का लुकआउट नहीं। आपकी बहन की शादी करनी है, पैसा चाहिए, किसी का लुकआउट नहीं है, ना गवर्नमेंट का, ना किसी प्राइवेट संस्था का, ना किसी मालिक का, ना फैक्ट्री वाले का। यस और नो? आपको अपना घर बनाना है खुद का, ये किसी को उससे मतलब नहीं है। आप उसके कितना काम आओगे, उसके लिए क्या करोगे, उसकी वो आपको एक कीमत देता है। यस और नो? इसीलिए इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपर मिडिल क्लास की लाइफ जी के ही चले जाते हैं, सोचते सोचते निकल जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज दे हैव ज़ील, दे हैव डेडिकेशन, दे हैव कॉन्फिडेंस, बट दे डिड नॉट हैव एनी प्लेटफॉर्म। उनके पास कोई रास्ता नहीं है जहां वो अपनी हिम्मत और अपनी ताकत और अपना जज्बा किसी को दिखा सके। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये काम भी कौन समझता है? किसको समझ में आता है? तरक्की वाला काम। कामयाबी किसकी जरूरत है? कामयाबी उस व्यक्ति की जरूरत है जो कामयाबी के बारे में सोचता है। जो सोचता ही नहीं भाई, उसके लिए कामयाबी कोई मतलब नहीं रखती। क्योंकि देखो, मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में 3 तरह का माइंडसेट है, एक एडजस्टमेंट, एक सेटिस्फैक्शन और एक विजनरी। आप जितने भी लोग बैठे हो, मैं ये रामायण 4 घंटे करता रहूं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपका माइंडसेट किस कैटेगरी में आता है। अगर आप एडजस्टमेंट कैटेगरी के आदमी हो कि आप किसी भी लाइफ के किसी भी लाइफ में किसी भी ओकेशन को आप एडजस्ट कर लेते हो, किसी भी समय कभी भी, पैसा हो या ना हो, 20,000 में लाइफ जी रहे हो, 25 में घर चला लेते हो, 30,000 में चला लेते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। जिसका माइंडसेट एडजस्टमेंट का होता है वो कभी कामयाबी के प्लेटफॉर्मों पे नहीं चल पाता, ना रुक पाता, ना कुछ कर पाता, क्योंकि उस आदमी को 2 जोड़ी कपड़े में संतुष्टि आती है। वो किराए पे रह के पूरा जीवन निकाल देता, वो अपना घर ही नहीं बनाता। वो व्यक्ति ऐसे माइंडसेट का है कि जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है।
जो भी सिचुएशन है, 20,000 महीने की नौकरी हो, 30,000 की हो, 50,000 की हो, वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि यार छोड़ो बस जो है ठीक है। और वो उसका मन करेगा पनीर खाने का, वो दाल बना के कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। उसका मन करेगा 500 रुपए की शर्ट खरीदने का, वो 100 रुपए की खरीद के कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। अभी जो कॉम्प्रोमाइज माइंड है, इसके लिए दुनिया में कोई काम नहीं बना, कोई काम नहीं बना। और ये व्यक्ति जैसे आया था ऐसे ही दुनिया से जाएगा, बस रोता रहेगा कि ये कामयाबी नहीं है, पैसे नहीं है, बस रो रो के निकल जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा हर सिचुएशन में खुद को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। इसकी हालत उस भिखारी जैसी है जिससे हम कहते हैं यार क्यों भीख मांग रहा है, एक काम कर, मेहनत कर, मजदूरी कर। अभी तू ओपन में सोता है, रोड पे सोता है, अपना घर बना ले। तो भिखारी जवाब देता है सुन, तू बना ले घर, ये इतने फ्लाईओवर बेंगलोर में बने हुए हैं, ये मेरे लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, मैं इनके नीचे एडजस्ट करके सो जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो आदमी है जो लोकल पैसेंजर ट्रेन में चलता है, और जब ट्रेन में भीड़ भाड़ मिलती है तो एक ही बात कहता है, सर भाई साहब थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्या? कहता नहीं कहता, थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्या, थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे क्या, मेरी दुकान भी आ जाए यहां पर। समझे? ये वो आदमी है जब दिवाली आती है तो 10 घरों से मिठाई आती है, और इसको 10 घरों में मिठाई देनी होती है, तो जो मिठाई आती है उसी को रोटेट कर देता है। यहां से आई थी यहां दे दिया, यहां से आई थी यहां दे दिया। ये आदमी को आप तरक्की की बात करोगे, आप अपना टाइम खराब करोगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इस आदमी का इस पृथ्वी पे कोई इलाज नहीं है। इस आदमी को तुम सोना बेचने को भी दे दोगे ना तो बोलेगा नहीं नहीं पीतल है, मैं नहीं बेचूंगा। ये व्यक्ति लाइफ हार चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये मेंटली खत्म हो चुका है। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, इंसान फिजिकली नहीं मरता, मेंटली मरता है। इंसान फिजिकली नहीं हारता, मेंटली हारता है। आपने सुना होगा जब हमारा ब्रेन डेड हो जाता है, ऑर्गन सारे काम कर रहे होते हैं और सारे ऑर्गन डोनेट कर देते हैं डॉक्टर, क्योंकि इसका ब्रेन डेड हो गया। तो ये वो व्यक्ति है जो एडजस्टमेंट की जिंदगी जीता है, जो हर समय कॉम्प्रोमाइज करता है, हर सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज होता है। ये ब्रेन डेड आदमी है। अब इस ब्रेन डेड को हम कितने चिल्ला ले, ये कर ले, ये नहीं करेगा। वो ब्रेन डेड वाले आए थे सुबह और अब चले गए। आए यहां पर आए, बातें सुनी पर चले गए। ये नहीं करेंगे। ये करंट लेस लोग है, करंट लेस। इनको 500 वाट का झटका भी लगाएंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। भाषण में आ रही है? सेटिस्फेक्शन। दूसरी कैटेगरी होती है सेटिस्फेक्शन। एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, 50,000 कमा रहा है, लाख कमा रहा है, बड़ा खुश रहता है। जैसे किसी की कोई प्रोफेसर बन गया, एग्जांपल 22-25 साल की उम्र में कोई टीचर बन गया, कोई नौकरी लग गया। आप सोचो ये व्यक्ति पूरी जिंदगी 40 साल 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8 नौकरी में निकाल देता है पूरी जिंदगी। कोई नया काम नहीं करता, कोई दूसरा बिजनेस नहीं करता, कोई व्यापार नहीं करता। मैं नहीं कहता हमारा कुछ तो कर यार, कुछ तो कर। कहते हैं ना कुछ तो कर, यूं ही मत मर, कुछ तो कर। ये टीचर बन जाएगा तो 60 साल टीचिंग करेगा, प्रोफेसर बन जाएगा 60 साल टीचिंग करेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा 60 साल गवर्नमेंट जॉब करेगा। मतलब 22-25 साल के बाद ये व्यक्ति कुछ नया करने के बारे में नहीं सोचता। अब इसको कितना ही समझा लो आप, पैसे कमा ले, डायरेक्ट सेलिंग कर ले, ये हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। कहता यार लाख रुपए महीना कमा रहा हूं ना, बढ़िया जिंदगी चल रही है, क्योंकि वो मान चुका है, संतुष्ट हो चुका है। सही मायने में वो मेहनत नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता, और अपनी संतुष्टि को अपना प्रोटेक्शन बना लेता है कि मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास नौकरी है। इस भाई को ये बताओ कि तू लाख रुपए कमा रहा है, दुनिया लाख रुपए रोज के खर्च कर रही है, तू 1 लाख महीने के कमा रहा है। इसको ये बताओ कि होटल का स्वीट रूम लाख रुपए रात के लिए आता है, लाख रुपए रात के लिए। जिस लाख रुपए को ये इतनी वैल्यूएबल चीज बना लेता है। उसके बाद जब उम्र बीत जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे कहते हैं पापा लंदन पढ़ना है, तो हिसाब लगाता है, बेटा लंदन पढ़ने के लिए तो 5 करोड़ लगेंगे, 5 करोड़ रुपए तो मेरे पास नहीं है। बेटा कहता है पापा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, पायलट का कोर्स करना है,
बोला सॉरी बेटा, पायलट का कोर्स करने के लिए तो 3 करोड़ रुपए लगेंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो तो मेरे पास नहीं है। उस टाइम पे संतुष्ट आदमी नौकरी लगता है तब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जब एक समय आता है बच्चों की शादियों का, बच्चों की डिग्री का, बच्चों की हायर एजुकेशन का, तब ये कॉम्प्रोमाइज होता है। तब सोचता है काश मैंने कुछ और काम भी कर लिया होता, काश मैंने कुछ एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स बना लिया होता, तो आज मेरे बच्चों को मैं लंदन यूएस में पढ़ा तो देता। तो मेरे भाई, ये आपकी संतुष्टि सिर्फ आपकी लाइफ का डिजास्टर नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपकी संतुष्टि एक अभिशाप है, एक श्राप है। राइट? अब ऐसे आदमी को आप समझा लो, डायरेक्ट सेलिंग कर ले, वो आप ही को समझा देगा, तू मत कर। राइट? अब एक तीसरा माइंड होता है विजनरी, जो ये सोचता है कि यार जो हुआ मेरे साथ हुआ। आज मैं कमजोर हूं इसलिए क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा घर नहीं मिला, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, अच्छी डिग्री नहीं मिली। चल मैं तो मेहनत करूं, मैं कुछ करूं कि ये दिन मेरे बच्चों को ना देखने पड़े। मैं तो किराए पे रहूं, अपने बच्चों के लिए घर बना के दूंगा। ये वो आदमी होता है जो खुद को, सही बाने में बोलूं ना तो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है परिवार के लिए। विजनरी आदमी, कामयाब माइंडसेट का आदमी कभी खुद के लिए नहीं जीता है, वो अपने परिवार के लिए जीता है, अपनों के लिए जीता है। वो खुद को सुकून में नहीं रखता है, वो खुद को पसीना में रखता है, गर्मी में रखता है, धूप में रखता है, बरसात में रखता है। और यही वो आदमी है जो पूरी दुनिया को जीत के अपने परिवार के कदमों में डाल देता है और कहता है ये देखो तुम्हारा बाप मर्द है, 10 साल में सबकी जिंदगी बदल दी। भाई, पूरे परिवार को ठंडक में सुलाना है तो किसी एक को जलना पड़ता है। जो पीढ़ियों का जंग है गरीबी का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप अपर क्लास में जा नहीं पा रहे, हाई क्लास में जा नहीं पा रहे, एक आदमी को झंडा उठाना पड़ता है, एक आदमी को खुद को कुर्बान करना पड़ता है, एक आदमी को अपनी नींद, भूख, प्यास खोनी पड़ती है, और ये वही खोता है जो जिगरा लेके पैदा होता है। आज आप बताइए, दुनिया विदेशों में नौकरी करने जा रही है, क्यों जा रही है? अपने परिवार के लिए। आज लोग बॉर्डर पर नौकरी कर रहे हैं, आर्मी वाले, बीएसएफ वाले, किस लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? आज आप भी 8 से 8 की गुलामी करते हो, किसी की नौकरी करते हो, किसके लिए करते हो? अपनी फैमिली के लिए। मैं ये कह रहा हूं, काम तो आप कर सकते हो, हिम्मत भी है, जज्बा भी है, करना भी चाहते हो। मैं इतना सा तो कह रहा हूं, क्यों बेच रहे हो खुद को हजारों में जब करोड़ों का प्लेटफॉर्म तुम्हारे सामने खड़ा है? तो क्यों अपनी कम कीमत आ रहे हो? और ये इंडस्ट्री अमीरों के लिए नहीं बनी है, ये इंडस्ट्री अमीरों के लिए नहीं बनी है, ये बनी है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बनी है। अमीर आदमी यहां काम नहीं करता, हाँ अमीर आदमी हमारे प्रोडक्ट यूज करता है। अमीर आदमी काम नहीं करेगा। आपका बेंगलोर का सबसे बड़ा कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा, आपका बेंगलोर का सबसे बड़ा कोई ज्वेलर होगा, वो यहां काम नहीं करेगा। हाँ, आपका शिताके सेक लेगा, आपका ठंडर प्लास्ट लेगा, आपका पेस्ट करेगा, आपका तेल लगाएगा, आपके प्रोडक्ट यूज करेगा, पर काम नहीं करेगा। यहां काम कौन करता है? जिसको कुछ एक्स्ट्रा जरूरत है, जो जीवन में कुछ बेहतर बनाने के लिए चाहता है और रास्ता नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री से क्यों प्यार करता हूं, मैं इस इंडस्ट्री के लिए क्यों तड़पा हूं, इतनी मेहनत क्यों करता हूं? मैं दिन रात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरी दुनिया में, देश में प्रचार प्रसार क्यों करता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं ये आखिरी मौका है एक नाकामयाब आदमी को कामयाब करने का, ये आखिरी मौका है। नहीं, मुझे बताओ, अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट करो। कामयाबी कीमत मांगती है, 3 तरह की कीमत मांगती है, और मुझे राइट करना। अगर मैं कहीं भी गलत हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, प्लीज करेक्ट मी। कामयाबी किसको मिलती है? पढ़ाई अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आईपीएस आईएएस बन सकते हैं, बड़े आर्किटेक्ट बन सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना?
कामयाबी कहती है मैं मिलूंगी, पर तुम मेरी 3 जरूरतें तो 3 डिमांड पूरी कर। या तो हम पढ़े लिखे हो, या हम में कोई टैलेंट हो, इनबिल्ट टैलेंट, सिंगर हो, डांसर हो, बॉक्सर हो, क्रिकेटर हो। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं किसी को नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं कब कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसा? आई एम सॉरी, डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा क्रिकेट के अंदर है। खेलो, बनो विराट कोहली, बनो धोनी, क्रिकेट में ज्यादा पैसा है। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? नहीं नहीं, बड़े हॉस्पिटल खोलो, डॉक्टर बनो, बहुत ज्यादा पैसा है, नाम फेम। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? जाओ बॉलीवुड में बनो, सिंगर बनो, पैसा ही पैसा है, डांसर बनो, एक्टर बनो, पैसा, नाम, सम्मान, ग्लैमर सब कुछ है, हाँ या ना? मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? लेकिन अगर आपके पास हायर एजुकेशन नहीं है, इनबिल्ट कोई टैलेंट नहीं है, और पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है, मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? जाओ एक 5 स्टार होटल बना लो बेंगलुरु में, कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट सेलिंग करने की, मजे करो घर बैठ के। बड़ा हॉस्पिटल बना दो बेंगलुरु में, कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट सेलिंग करने की। बड़ा स्कूल खोल दो बेंगलुरु में, कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट सेलिंग करने की। कौन कहता डायरेक्ट सेलिंग करो? आप ये 3 काम करो, 3 डिमांड तो पूरी करो। लेकिन आज आप क्यों हार गए हो, क्यों थक गए हो मालूम है? आपको क्या लगता है अब तो नहीं पढ़ पाऊंगा, उम्र निकल गई, हाँ या ना? टैलेंट भी नहीं डेवलप कर पाऊंगा क्योंकि था ही नहीं, समय निकल गया। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास 25 साल बाद हार जाता है, हार सरेंडर कर देता है कि अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए कोई जरिया ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। ना अब तुम दोबारा पढ़ सकते, ना डिग्री ला सकते, ना पैसा ला सकते, पैसा है नहीं स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल, अब क्या करोगे? वो लोग जो दुनिया में ये सोचते हैं मेरा वक्त निकल गया, मेरी उम्र निकल गई, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, उन लोगों के लिए ये जिंदगी में आखिरी मौका होता है डायरेक्ट सेलिंग एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप आकर मेहनत अगर करोगे, प्रोडक्ट अच्छा समझोगे, प्रोडक्ट की एजुकेशन लोगे, लोगों के साथ प्रोडक्ट बेचोगे, प्रोडक्ट बेच के अपना एक टीम, एक कंज्यूमर क्रिएट करोगे, तो आप यहां करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मालूम है कितने कमा सकते हो? 100 करोड़ तक कमा सकते हो, 100 करोड़ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ रुपए तक। आपका लगेगा क्या? लगा क्या? पैसा दिया, उसका प्रोडक्ट मिल गया, क्या लगा? घाटे का कोई चांस है क्या? अरे घाटा तो तुम्हारा जब होता है जो तुम दुकानें खोलते हो, अगर नहीं चलती तो 20 लाख डूब जाते हैं। कोई दूसरा बिजनेस करते हो, 50 लाख लगाते हो, नहीं चलता 50 लाख डूब जाते हैं। कोई तीसरा बिजनेस करते हो, करोड़ रुपए लगाते हो, नहीं चलता करोड़ रुपए डूब जाता, उसे कहते हैं घाटा। यहां काहे का घाटा? यहां तो 10,000 दोगे तो प्रोडक्ट, 15,000 दोगे तो प्रोडक्ट, 20,000 दोगे तो प्रोडक्ट, बस। अब कुछ देना ही नहीं है, अब तुम्हें कुछ देना ही नहीं है, अब तो ये प्रोडक्ट तुम्हें लोगों को देना है, और पहला प्रोडक्ट दोगे पहला प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे कोई माइका लाल समझा दे, खोने के लिए क्या है यहां, पाने के लिए है सब कुछ। रिस्क फ्री बिजनेस है, रिस्क फ्री। आपको डर किससे लगता है? रिस्क से लगता है, रिस्क से, कि यार पैसा लगा के कोई धंधा करा, नहीं चला तो, पैसा डूब गया तो, मुझसे चल नहीं पाया तो, मैं बेच नहीं पाया तो, कोई बड़ा हाथी आके मुझे खा गया तो, ये आपको डर लगता है। वो सारे डर का निवारण है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ना पैसा लगाना, ना रिस्क लेना, और रही बात चलने की ना चलने की, आप एडमिशन लो, चलाने का काम, पढ़ाने का काम हमारा है। जो बच्चा नर्सरी में जाता है वो नौकरी नहीं कर सकता, उसे पहले ABCD सिखानी पड़ती है, हाँ ना? वो स्कूल हमारी इंडस्ट्री ने खोल के रखा है, जिसे कहते हैं फाइटर सक्सेस सिस्टम। आपका काम है डिसीजन लेना, यस आई विल डू दिस बिजनेस, मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, ये आपका काम है। मैं एस्लीपियस वेलनेस में काम करूंगा, ये आपका काम है। काम कैसे होगा, क्या क्या करना होगा, ये हमारा काम है आपको बताने का। बात समझ में आ रही है? यहां खोने के लिए कुछ नहीं है भैया, कुछ खोने के लिए नहीं है, कुछ भी। मैं फिर कहता हूं, चलो आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, आपका धंधा नहीं चला तो क्या हो गया? प्रोडक्ट मिल गया ना, प्रोडक्ट के पैसे वसूल हो गए ना,
नहीं चला तो क्या हो गया? 15,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था, खा लिया पी लिया, नहीं चला तो क्या हो गया? अभी कौन सा तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगे हुए हो? अभी कौन सा तुम साइंटिस्ट हो इस देश के सबसे बड़े? अभी कौन सा तुम डॉक्टर हो सबसे बड़े? अभी कौन सा अरबों रुपए के मालिक हो तुम? अरे नहीं चला तो जैसे थे वैसे रहोगे। सोचना, चल गया तो क्या हो सकता है? और चलेगा, 100% चलेगा। कहीं चलता नहीं चलता, असली पेस में पक्का चलेगा। क्योंकि हम आपके लिए प्रोडक्ट ही वो बना के लाएंगे कि आपको बेचना ही नहीं है, सिर्फ टेस्ट करा देना, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। दोस्तों, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो वो कोई कंपनी नहीं है। प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो कोई कंपनी नहीं है। राइट? प्रोडक्ट के पीछे हमारे सपने हैं। प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट होगा तो हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और आज 11 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। 11 साल से हमने देश को प्रूफ किया है। मेरी बात मत मानो, गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, लीवर रिजल्ट, एसलीपीएस लीवर का रिजल्ट डालो, लाखों वीडियो आ जाएंगे। एसलीपीएस डायबिटीज का रिजल्ट डालो, हजारों वीडियो आ जाएंगे। वो लोगों की जो ठीक हुए हैं। हमने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दिया है। हमने एसलीपीएस ने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई है। हमने सपने नहीं बेचे, हमने प्रोडक्ट बेचे। और उन प्रोडक्टों को खरीद कर लोगों के सपने पूरे हुए। आज मुझे बताओ, आप एक बार बोल देना ये काम गलत है, मैं आज के बाद छोड़ दूंगा। बोलो, इससे बड़ा चैलेंज नहीं है। एक आदमी बोल देना और प्रूफ कर देना, मेरे साथ डिबेट कर देना कि सर आपका काम गलत है, आप तो लोगों को समझाते हो, बुलाते हो, घुमाते हो, ये फालतू का काम है। आज हमारी इंडस्ट्री क्या काम कर रही है? हमारी इंडस्ट्री क्या काम कर रही है? हम लोग क्या काम कर रहे हैं? एसलीपीएस क्या कर रही है? आज हम लोग वेलनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को हेल्दी रहना सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं ये कोल्ड ड्रिंक मत पियो, नूडल्स मत खाओ, केक मत खाओ, बिस्किट मत खाओ, सुबह उठ के गर्म पानी पियो, शाम का खाना कम खाओ, हेल्दी रहो। क्यों? क्योंकि आज हर घर में बीमारी है, हर घर में परेशानी है। आज हर तीसरा घर कैंसर से ग्रसित है, हाँ या ना? हर दूसरे घर में डायबिटीज है, यस और नो? हर चौथे घर में घुटनों का दर्द है, यस और नो? ये कैसे आया? इन्हें कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज ये कोई वायरस से नहीं आया, ये बैक्टीरिया से नहीं आया। कोरोना एक वायरस था, टीबी एक बैक्टीरिया है, लेकिन कैंसर क्या है? लाइफ स्टाइल डिजीज है। किडनी फेलियर क्या है? लाइफ स्टाइल डिजीज है। मतलब जो खाना हम अपने जीने के लिए खाते हैं, वो खाना हमारी मौत का कारण बन चुका है। आज हमारी कंपनी जा जाके लोगों को सेमिनार करते हैं हम, और सेमिनारों में बोलते हैं ये मत खाओ, ये खाओ। हम बताते हैं जो भगवान ने खाना बनाया वो खाओ, जो इंसान ने खाना बनाया ये बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक ये मत खाओ। हमारी बात करने से कोई हमारा प्रोडक्ट थोड़ी खरीद लेता है। सेमिनार में आता है, पूरी बात सुनता है, हाथ हिला के चला जाता है, बोला मैं तो लाइफ स्टाइल सुधार लूंगा, मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। हम भी कहते हैं हमें भी तुझे प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, बस तू हेल्दी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, वेलनेस के साथ जुड़, हेल्थ के साथ जुड़। भगवान ना करे तेरे घर में बीमारी आए, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना तेरे को। अब ये बताओ, लोगों को बुलाकर ये समझाना क्या खाना उनकी सेहत के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ, ये समाज के फेवर में एक अच्छी मुहिम है, गलत मुहिम है? हम कब कहते हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदो? आप चवन्नी का भी मत खरीदो, 1 रुपए का प्रोडक्ट मत खरीदो हमारा, हमें जरूरत नहीं है आपको प्रोडक्ट बेचने की। आप हेल्दी रहो। क्योंकि आज भाइयों हॉस्पिटलों की हालत देखो, बेड नहीं मिलता। जाके देखो हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा। और एक बार ये उम्मीद नहीं है, गए होगे यहां दर्द हुआ है, पता चलेगा गैस का दर्द था और हार्ट कट के आ जाएगा। ये उम्मीद नहीं है, जाओगे लीवर के दर्द के लिए और लीवर ही निकल जाएगा। ये उम्मीद नहीं है, किडनी बचाने जाओगे और किडनी खो के आ जाओगे। आजकल हेल्थ कैसा सेक्टर है मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज हमारी बहनें, महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाएं और गलती से एडमिट हो जाएं तो सिजेरियन होके ही आता है, पेट कट के बच्चा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी बंद हो चुकी है। भाई कैसे हो गया ये सब कुछ? क्या हो गया एकदम से ऐसा? क्या हो गया? आपको मालूम है कितना बड़ा, मैं नहीं बता सकता ज्यादा स्टेज से, कितना बड़ा स्कैम है हेल्थ। हेल्थ इज अ स्कैम।
और बड़ा स्कैम हो रहा है, पता आपको? मैं नहीं ज्यादा ब्रीफ में जा सकता, बस आइडिया दे सकता हूं। आपको समझ नहीं आ रहा? एक तरफ से बीमार किया जाएगा, एक तरफ से ठीक किया जाएगा, एक तरफ से बीमार किया जाएगा, एक तरफ से ठीक किया जाएगा। आज इंसान सही मायने में लोगों के आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, इंसान आज इंसान नहीं रहा, इंसान एक जानवर की तरह ट्रीट हो रहा है, बस उससे कैसे भी पैसा कमा लो। अब जब बरसात का मौसम आता है ना, तो हेल्थ इंडस्ट्री में मालूम है क्या बात होती है? भाई अब अपना सीजन आएगा, अपना सीजन आएगा, लोगों के मरने का समय आएगा, बीमार होने का समय आएगा। ये आपकी हेल्थ चल रहा है, ये सेक्टर है। भाई साहब, हम आपको जोड़ रहे हैं आपकी आयुर्वेदिक विरासत से, हम आपको जोड़ रहे हैं नेचर से। हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि 5000 साल पुराने जो आपके बुजुर्ग थे, उन्होंने जो फॉर्मूले बनाए थे कि हल्दी एंटीबायोटिक है, हाँ, साइंस भी कहती है कि हल्दी दुनिया में सबसे बड़ी एंटीबायोटिक। हम आपको उन पुरानी परंपराओं से जोड़ रहे हैं जिन परंपराओं को आप भूल चुके हो। हम आपको नेचर के साथ जोड़ रहे हैं। आज एक बात बताओ, अननेचुरल डेथ रोज हो रही है, खड़े खड़े हार्ट अटैक आ रहा है, जिम करते करते आदमी मर रहा है, डांस करते करते मर रहा है, कहीं भी कोई भी लुढ़क रहा है, रात को सोता है सुबह नहीं उठता, हाँ है ना? रातों रात कैंसर हो रहे हैं, रातों रात लिवर खराब हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं? अचानक से हुए क्या? एक प्रोसेस आया होगा, पहले टिश्यू डैमेज हुआ होगा, फिर सेल डैमेज हुई होंगी, फिर ऑर्गन डैमेज हुआ होगा। यस और नो? आई एम राइट और आई एम रॉन्ग? और आज क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सारी चीजें आपकी जिंदगी में अननेचुरल है। आज पानी प्रदूषित, हवा प्रदूषित, आपकी जमीनें फर्टिलाइजर से भरी हुई, डाई यूरिया डाई यूरिया डाई यूरिया केमिकल। कोई सब्जी प्योर नहीं, कोई फल प्योर नहीं, कोई दाल प्योर नहीं, कोई गेहूं प्योर नहीं, कोई चावल प्योर नहीं, कोई फ्रूट प्योर नहीं। भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? आज हम लोग क्या काम कर रहे हैं? मैं क्यों छाती के 2 बटन खोल के धंधा करता हूं? क्यों आज तक मर्द की तरह बात करिए मैंने कभी? क्यों हम वो काम कर रहे हैं साला कोई नहीं कर पाया? नेचर के साथ जोड़ रहे हैं आपको, हर्ब्स के साथ जोड़ रहे हैं, खेती के प्रोडक्ट बेच रहे हैं और लोगों के खेतों को शुद्ध कर रहे हैं, केमिकल हटा रहे हैं, डाई हटा रहे हैं, यूरिया हटा रहे हैं और बायो फर्टिलाइजर दे रहे हैं। पेस्टिसाइड फ्री मसाला दे रहे हैं, पेस्टिसाइड फ्री मसाला रिपोर्ट के साथ दे रहे हैं, पेस्टिसाइड फ्री मसाला। हर प्रोडक्ट से नेचुरल प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। हम दोबारा आपको जोड़ना चाहते हैं प्रकृति के साथ, क्योंकि प्रकृति के साथ रहोगे तो लंबा और स्वस्थ जीवन जियोगे, और प्रकृति के खिलाफ रहोगे तो छोटा जीवन और अस्वस्थ जीवन जियोगे। मैं एक आवाज में पूछता हूं, ये अच्छा काम है या बुरा काम? अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। ये काम हम लोगों को करना है, लोगों के घर घर जाना है, उनको हेल्थ अवेयर देनी है, हेल्थ प्रोग्राम बताना है, उनको स्वस्थ रहना सिखाना है। वो हमारा प्रोडक्ट ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनको बताओ एक हेल्दी लाइफ कैसे जी जाती है। आर यू रेडी? तैयार हैं आप लोग? और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपके यहाँ कुछ लोग हैं जो आके बताएंगे हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट। चैलेंज के साथ बोलता हूं और ठोक के बोलता हूं, एसलीपीएस वेलनेस से क्वालिटी प्रोडक्ट ना कोई बना पाया था और ना बना पाएगा। अगर कोई बना देगा तो मैं उससे अच्छे बना दूंगा। आर यू रेडी? तैयार है? तो मैं एक बार आपसे रूबरू कराता हूं। आपने हमारे प्रोडक्ट यूज किए? पक्का यूज किए? सही सही बताना। अब देखो ना, तो भैया ये बॉलीवुड स्टार है कि पैसे दे दिए होंगे, वैसे भी देखो चप्पल पहन के आया है, कोई अमीर आदमी भी नहीं है। सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि लोग खुद बताएं कि उन्हें क्या फायदा हुआ है। आप सही बताओ, आपको क्या फायदा हुआ? हाथ में पकड़ो माइक। और क्या क्या दिक्कत थी आपको? ನಾವು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೊಸಪೇಟೆ ನಮ್ಮದು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಭೂವಿಟವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ, ಹೀರಿಕಾಯಿಗೆ, ತರಕಾರಿಗೆ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭೂವಿಟವನ್ನು ಬಳಸಿರಿ, ರೈತರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೇವರದೊಂದು ಪ್ರಸಾದ, ಒಂದು ಬೂದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅದು ಸಂದು ರೆಡ್ಡಿ ದೇವ್ರದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಕ. ಪ್ರಸಾದ ಬೂದಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಂಗ ಹಾಕ್ತಾನ ಅದೇ ಪ್ರಸಾದ ಬೂದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ನಂದ್ರ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದಂಗ್ ಬೆಳಿತೈತಿ ಭೂಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ಸೆ ಮಾಡ್ರಿ.
ಇದು ಚಿನ್ನನ ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಅಸಲಿ ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತತಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವರು ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾನಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲಿದ್ದ ಫೈಟರ್ಸ್ ನಾವು ಚಿನ್ನನ ಬೆಳೆದು ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾರದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂಥ ಗುರುಜಿ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೇವ್ರಂತಂದು ಅವ್ರ ಪಾದ ಯಾವಾಗ ಫೋಟೋ ಮುಗಿದು ಕೈ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ದಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ मुझे ಅಂತ कुछ पता ನಾನು नहीं चल ಹೇಳಿ, रहा पर मैं भी ताली बजा रहा हूँ, कोई अच्छा ही बता रहे हैं। ಇದು ಚಿನ್ನನ ಬೆಳಿತೀರಂತ ರೈತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರೈತ ಏನು ಬೆಳಿತಾನ ಅದೇ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಂಗಂತ 4 ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. मुझे कुछ नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, पर मैं ताली बजा रहा हूँ इनके लिए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कहा, बाद में पूछूंगा एंकर से, बाद में बताना मुझे इन्होंने क्या कहा है, कोई बताना मुझे, है ना। खुश हो ना आप? ಹಾ ಸರ್, अच्छे प्रोडक्ट है, ಅಚ್ಚ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತು रिजल्ट है। ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕತೆ direct selling. 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ದಮ್ಮು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ದೇವ್ರದ್ದು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ದೇವ್ರದ್ದು ಬಳಸ್ರಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ 4 ಮಾತು Thank you, ಮುಗಿಸ್ತಾ bhai. ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. Thank you so much. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ದೇವ್ರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ದೇವ್ರು. ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪ್ರಸಾದ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂತಿರೋ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂತಿರೋ, ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ನೀವು ಫಲವತ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಆ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 100% ಟಮಾಟೋ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಂದು. ಹೀರಿಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆದಲ್ಲಿ 40 ಬಾಕ್ಸ್ ಹರಿದಿದ್ದೀನಿ, ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ದೇವ್ರದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಏನ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ನಾನು ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ थैंक यू भाई साहब, मुझे कुछ नहीं पता पर थैंक यू, धन्यवाद। जो बताया बढ़िया बताया, क्योंकि आप लोगों ने ताली बजाई है। थैंक यू सो मच जी। नमस्ते साहब, मैं बेंगलुरु में रहने वाला हूँ, सरदार खान। मेरे को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, मेरे को जख्म सूख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बादुस्तान को क्या हुआ, नहीं बोल रहा हूँ क्या प्रोडक्ट लिया था आपने? मुझे याद कर रहा हूँ, भूल गया। प्रोडक्ट भी याद नहीं है, बस ठीक हो गया है। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं याद है। एलर्जिक डाग लिया था, एलर्जिक डाग लेने के बाद उसके बाद उस को डेंटू डाग पेस्ट लिया, वो पेस्ट के साथ तुलसी डालिया, दोनों मिक्स करके इलाज कर लिया, कम हुआ मेरे को। और पहले डॉक्टर से कम हुआ था? हाँ, कम हुआ। नहीं, यहाँ से कम हुआ पहले? यहाँ से कम हुआ था। पहले 2-3 साल से मैं इलाज कराता था, हॉस्पिटल को गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, अभी इधर से ठीक हुआ मेरे को। ये तो मैं समझ गया। इन्होंने थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ऐसे अभी स्वस्थ रहो आप एकदम। जो बताना सही बताना, ಸರ್, माँ कसम है, सच बोलना। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ. ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ आराम से। ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಯೂರಿಯಾ, DAP ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕರೆಗೆ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ AWPL ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೂವಿಟಾ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ಅದೇ ಯೂರಿಯಾ, DAP ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 2 ಬೂವಿಟಾ ಬಳಸಿದೀನಿ, ಎಕರೆಗೆ 45 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದೇ ನಮ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದಂತ ಭೂವಿಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ये पता चल गया, बोविटा का मामला चल रहा है, बोविटा का मामला चल रहा है ना। हाँ हाँ, ये पता चल गया, बोविटा बोल रहे हैं, किसान है इसका मतलब ये, है ना। और इसको फसल अच्छी मिली होगी, ये किया SLPS ने। अरे देश का किसान भी खुश है और जवान भी खुश है,
ये एसएलपीएस है। थैंक यू ब्रदर। नहीं आप पैर मत छुओ। थैंक यू। அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருக்கேன். நான் எனக்கு வந்து டிசம்பர்ல வந்து முகவாதம் வந்துருச்சு. இந்த கண்ணு மூட முடியாம போயிடுச்சு, வாய் வந்து கோணிடுச்சு, என்னால சாப்பிட கூட முடியல. அப்புறம் எங்க மேம் கிட்ட கேட்டுதான் இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தேன். பயங்கர ரிசல்ட். இப்ப 2 மந்த்தா எடுத்துன்னு இருக்கேன். இப்போ எடுத்துன்னு தான் இருக்கேன். இந்த அஸ்லி பீஸ்ல வந்து எப்படி சொல்றது, ராஜன் சார் எங்க இருந்து எப்படி எனக்காக புடிச்சிட்டு வந்தார் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. மிகப்பெரிய நன்றி சார், ராஜன் சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. எனக்கு மீண்டும் என்னோட அழகு, எனக்கு எல்லாமே என் வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுத்திருக்க இந்த அஸ்லி பேஸ்க்கு மிக 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 நன்றி. நன்றி சார்। थैंक यू सो मच। जो बताया अच्छे बताया होगा। फायदा हुआ आपको? क्या प्रॉब्लम थी? முகவாதம் வந்துச்சு சார், கண்ணு வந்து மூட முடியாம போயிடுச்சு, வாய் अंडे मूड़ा नहीं समझ में आता। अगली बार सीख के आऊंगा। अगली बार सीख के आना पड़ेगा यार। अपने प्रोडक्ट अपने को ही समझ नहीं आ रहे। कुछ तो गड़बड़ है दया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार सबको। नमस्कार। हाँ, मैंने गुड़िया में दर्द था मेरे को, ये कंड्रोप्लास्ट लिया, अर्थोडॉक लिया, कैल्शियम गोली लिया। मैं 7 दिन में रिजल्ट आ गया। 2 घड़े लेके ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। 7 दिन में? हाँ, 7 दिन में रिजल्ट आ गया। कितने हैप्पी है, कितने खुश है, इनका चेहरा देखो। ये है एसएलपीएस। मर्जी आपकी है, एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। हमें इसमें मजा आता है। बाढ़ में गया पैसा, ऐसे लोग आए और ये बताएं कि 2 घड़े लेके चढ़ जाता हूँ। 2 घड़े, 9 सीढ़ियाँ आए ऊपर। 9 सीढ़ियां ऊपर। हाँ, मजा आ रहा है? अभी खुश हाँ, हो? बहुत मजा आ रहा है। इसमें दुआएं काम देना, कर रहा है। दुआएं देना हाँ, एसएलपीएस को, इसे। दुआएं देना। तो ये आपके सामने आप ही के लोग हैं। मुझे तो इनकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही। मुझे गाली भी दे सकते थे। मैं तो रिस्क जोन में था, रिस्क जोन में। अच्छा भी बता सकते थे और बुरा भी बता सकते थे, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस दिन साउथ इंडिया और कर्नाटक के लोग ने एसएलपीएस का दामन थाम लिया, ये कंपनी भारत की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगी। मुझे इतना पता है, पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंटर इंडिया एक तरफ और कर्नाटक अकेला स्टेट एक तरफ। आर यू रेडी? तैयार हैं? आर यू रेडी? तैयार हैं? मैं भी तैयार हूं, कन्नड़ सीखने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के रखें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।